So hi guys, welcome back to the channel. My name is Praveen. I'm a second year MBBS student at a government medical college. और यार बेसिकली मैं तुम लोगों को बता देता हूँ, ये वीडियो मोस्ट प्रैक्टिकल वीडियो होने वाला है कि इन 15 दिनों को कैसे तुम मैक्सिमम यूटिलाइज करके अपना स्कोर कहीं ना कहीं 300 या फिर 330 प्लस इजिली स्कोर कर सकते हो। और यार इस वीडियो में ये सारी चीज़ें मैं तुम लोगों को परफेक्टली क्यों बता सकता हूँ, इसका रीज़न भी बता सकता हूँ, क्योंकि मेरे नीट फर्स्ट अटेम्प्ट में ऑलमोस्ट 150 मार्क्स आए थे टोटल। और वहां से फाइनली मैं 300 या फिर 330 प्लस कंटिन्यूअसली अपने मॉक टेस्ट में स्कोर किया हूँ फाइनली। तो तुम लोग भी अंडरस्टैंड कर सकते हो कि इस लेवल से इस लेवल तक पहुंचने मुझे वो सारी मिस्टेक्स एलिमिनेट करनी पड़ी थी ताकि मैं इस लेवल से यहां तक पहुंच सकूं। और यार मैं इस वीडियो में वही सारी चीजें मैं तुम लोगों को बताने चाह रहा हूं, बस एक कंडीशन है, क्योंकि मैं वो सारी माइन्यूट चीज़ें अपने वीडियो में कहीं ना कहीं इंक्लूड करता हूँ। तो प्लीज़ ये वीडियो पूरा देखना ताकि तुम्हें ये सारी चीज़ें अच्छे से समझ में आए। और बाद में ये पीडीएफ मैं तुम लोगों को अपने टेलीग्राम चैनल पे भी प्रोवाइड कर दूंगा, वहां से तुम लोग डाउनलोड कर सकते हो। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। इस वीडियो में मैं तुम लोगों को एक 15 डेज का शेड्यूल प्लानर दूंगा। तुम लोगों को बताऊंगा कि कौन कौन से चैप्टर किस किस दिन कंप्लीट करने हैं, और ध्यान रखना उसी तरीके उसी सीक्वेंस में चैप्टर को कंप्लीट करना। उसका रीजन भी बताऊंगा मैं आगे चल के तुम लोगों को। तो देखो अपना वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली बात, जो भी तुम लोगों का डेंजर जोन है, जो भी बच्चे लेस देन 270 250 या 280 स्कोर कर रहे हैं, देखो बायोलॉजी तुम सबको पता है कि कहीं ना कहीं एक सिलेक्शन रेंज में पहुंचाने के लिए बायोलॉजी का सबसे बड़ा हाथ होता है। बहुत लोग कहते हैं कि हाँ भाई रैंक लाने के लिए फिजिक्स केमिस्ट्री होती है, लेकिन तुम्हें उस सिलेक्शन रेंज में एटलीस्ट जो चीज पहुंचा सकती है वो है बायोलॉजी। तो बायोलॉजी बहुत ज्यादा क्रूशियल है अगर तुम लोग अभी भी 300 से लेस स्कोर कर रहे हो। देखो अब सबसे ज्यादा इजी इसी में होता है कि तुम मार्क्स बहुत जल्दी इंक्रीज कर सकते हो। अगर तुम्हारे अभी 250 आ रहे हैं तो तुम लोग 330 पहुंच सकते हो, लेकिन फिजिक्स में ऐसा नहीं होता है, बहुत ज्यादा टफ हो जाता है। इजी इसीलिए होता है क्योंकि इसमें कोई लॉजिक नहीं होता है, तुम्हें चीजें डायरेक्ट रिमेंबर रखनी होती है और कोई भी सॉल्विंग नहीं करनी होती है जैसे कि फिजिक्स वगैरह में होता है। अब देखो क्या चीज करनी चाहिए, उससे पहले मैं हर एक वीडियो में तुम लोगों को बताता हूं कि क्या चीजें नहीं करनी चाहिए। तुम लोगों को हर एक पर्सन बता देगा कि ये चीजें ऐसे ऐसे पढ़नी है, लेकिन भाई जो मेजर मिस्टेक्स हो रही हैं, बच्चा अपनी प्रिपरेशन में क्या क्या गलतियां कर रहा है जिससे वो मैक्सिमम आउटपुट नहीं निकाल पा रहा है, वो सारी चीजें मैं अपने वीडियो में पर्सनली तुम लोगों को बताता ही हूं कि क्या चीजें नहीं करनी अपनी प्रिपरेशन में। तो सबसे पहली बात, एलिमिनेट योर मिस्टेक्स। अब कौन कौन सी मिस्टेक है? नंबर 1, वॉलेटाइल चैप्टर्स। तुम्हें वो चैप्टर्स पता ही होने चाहिए जो कि सबसे ज्यादा वॉलेटाइल होते हैं माइंड से, जैसे कि कुछ कुछ प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स ले लो, उसमें कहीं ना कहीं एग्जाम्पल्स इधर उधर जरूर होते हैं। तो उन चैप्टर्स में या फिर उन टॉपिक्स में ज्यादा रिवीजन रिक्वायरमेंट होती है, तो वहां पे तुम लोगों को बाकी चैप्टर से थोड़ा एक्स्ट्रा एज में प्रिपरेशन करनी होती है। तो वो वाले चैप्टर्स भी मैं तुम लोगों को आगे बताऊंगा। बेसिकली ये सारी चीजें जो भी मिस्टेक्स हो रही हैं इनके मैं सॉल्यूशन बताऊंगा कि कैसे ये मिस्टेक्स तुम लोगों को अपनी प्रिपरेशन से रिजॉल्व करनी है। तो पहला पॉइंट तो हमारा हो गया वॉलेटाइल चैप्टर्स, उनका ध्यान रखना है। फिर उसके बाद सेकेंड पॉइंट है मॉड्यूल या फिर एक्स्ट्रा। तुम्हें एक्स्ट्रा में कुछ करना भी है और नहीं भी करना है। मैक्सिमम लोग कहेंगे कि 100% एनसीईआरटी पढ़ो, मैं कहीं ना कहीं कहता हूं कि 95 to 96% एनसीईआरटी पढ़ो, और 3-4% क्यों मैं कह रहा हूं कि बाकी चीजें भी पढ़ सकते हो, उसका भी रीजन मैं तुम लोगों को आगे बताऊंगा। फिर उसके बाद क्वेश्चन प्रैक्टिस इफ लेस देन 250 मार्क्स। इस चीज का मतलब ये है कि अगर तुम्हारे बायोलॉजी में लेस देन 250 मार्क्स आ रहे हैं या फिर बहुत कम मार्क्स आ रहे हैं, तो तुम लोग जो भी क्वेश्चन प्रैक्टिस करो उसे फिलहाल के लिए काफी कम कर दो। इसका भी रीजन मैं तुम लोगों को आगे बताऊंगा। फिर उसके बाद बात करते हैं कंसेप्चुअल चैप्टर्स। देखो आगे मैं तुम लोगों को कुछ ऐसे चैप्टर्स बताऊंगा जिनमें थोड़ा एक्स्ट्रा एज की रिक्वायरमेंट होती है, ताकि उन चैप्टर्स में लेस रिवीजन की रिक्वायरमेंट हो। तो वाले चैप्टर्स भी मैं तुम लोगों को बताऊंगा। फिर उसके बाद फिफ्थ पॉइंट है दैट इज प्रायोरिटाइज। देखो उन सारी चीज़ों को तुम्हें प्रायोरिटाइज करना ही पड़ेगा जिसका हाई वेटेज होता है नीट में। तो वो सारे चैप्टर्स जो कि हाई वेटेज रखते हैं और किस सीक्वेंस में इन 15 दिनों के प्लानर में तुम्हें कंप्लीट करने होंगे, वो भी मैं तुम लोगों को बताऊंगा। तो पूरा वीडियो अच्छे से देखना। अब देखो 15 डेज का ब्रेक डाउन करते हैं जिसमें तुम लोगों को किन किन चैप्टर्स को किस किस तरीके ब्रेक डाउन करना है या फिर पढ़ना है, ठीक है। अब देखो एक बेसिक सी छोटी सी बात और सुन लो, दैट इज अगर 15 डेज में तुम एक एक क्वेश्चन भी सही करोगे ना, तो +5 होते होते मिनिमम टू मिनिमम 75 मार्क्स तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा। और तुम लोगों ने अगर अच्छे से पढ़ाई करी तो ऐसा तो नहीं होता कि एक दिन में एक ही सही होगा, किसी दिन 2 या 3 भी सही हो गए, तो ये रेंज तुम्हारी 100 से भी पार जा सकती है। तो ये बात बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल है, इसीलिए मैं तुम लोग कह रहा हूँ कि मैं कोई बकवास बात नहीं कर रहा हूँ, बहुत ही प्रैक्टिकल बात कर रहा हूँ। और इजीली तुम लोग 75 मिनिमम मार्क्स तो बढ़ाओगे, लेकिन 100 तक भी पहुँचा सकते हो। अब देखो हमारा जो पहला पॉइंट है दैट इज प्रायोरिटाइज। पहले 5 दिन
पहले 5 दिन तुम्हें किन किन चैप्टर्स को कंप्लीट करना है। प्लांट फिजियोलॉजी, सेल, जेनेटिक्स, सेल और सेल डिवीजन दोनों इसमें आ जाता है। जेनेटिक्स हो गया, ह्यूमन फिजियोलॉजी हो गया, मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस हो गया और रिप्रोडक्शन हो गया। अब देखो, इस सीक्वेंस में मैंने इन चैप्टर्स को इसीलिए रखा है क्योंकि पहले एक हैवी चैप्टर हो जाएगा, फिर थोड़ा लाइट हो जाएगा, एक हैवी चैप्टर हो गया, फिर थोड़ा लाइट हो जाएगा, मतलब एक कंसेप्चुअल वे में थोड़ा लाइटर साइड में चला जाता है दूसरा वाला चैप्टर। और देखो, स्टार्टिंग के दिनों में तुम्हारे पास अभी रिलेटिवली, माना कि कम समय है, लेकिन स्टार्टिंग में थोड़ा ज़्यादा समय है, तो मैं तुम लोगों को पहले टफ चैप्टर्स कुछ कंप्लीट करने को बोल रहा हूँ, जैसे कि जेनेटिक्स हो गया, मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस हो गया, प्लांट फिजियो हो गया। अगर ये चैप्टर्स तुम लोगों ने अभी टफ वाले कर लिए तो बाद में टाइम कम होगा ही होगा, लेकिन उस समय के लिए तुम्हें इजी वाले चैप्टर्स बचे रहेंगे, तो थोड़ा स्ट्रेस कम रहता है। फिर उसके बाद देखो, यहाँ पे एक और बात है, दैट इज लाइन बाय लाइन एनसीईआरटी पढ़ना और एक हाईलाइटर रखना मस्ट है। माना कि एनसीईआरटी में हर एक लाइन इंपॉर्टेंट होती है, लेकिन कहीं ना कहीं तुम्हें ऐसा फील होगा कि ये लाइन ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, या फिर ऐसा भी फील हो जाएगा कि हाँ, इस तरीके के जो क्वेश्चन आते हैं वो मेरे ज़्यादा गलत होते हैं, तो उसे अगर हाईलाइट कर लोगे ना, तो एग्जाम के एक दिन पहले अगर देख लोगे तो उस क्वेश्चन की मिस्टेक होने की प्रोबेबिलिटी काफ़ी ज़्यादा कम हो जाती है। उसके बाद हम लोग बात करें, दैट इज़ नेक्स्ट 5 दिन, जो उसके बाद के 5 दिन है, उसमें तुम लोगों को कंप्लीट करना है इकोलॉजी, बायोमोलिक्यूल्स, बायोटेक्नोलॉजी, ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज़, प्लांट एंड एनिमल किंगडम्स। अब देखो, एक बात यहाँ पे आ जाती है जो कि हमारा एक पॉइंट था, दैट इज़ एक्स्ट्रा किस किस चीज़ में तुम लोग कर सकते हो। एक्स्ट्रा का मतलब जैसे कि जेनेटिक्स हो गया, मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस हो गया, बायोमोलिक्यूल्स हो गया, बायोटेक्नोलॉजी हो गया। अब जैसे कि मैं तुम लोगों को और बताऊं, तुम लोग भी फील कर सकते हो कि जो एनसीईआरटी बायोलॉजी जो बायोमोलिक्यूल वाला चैप्टर है वो काफ़ी ज़्यादा हैप्जार्ड है, तो पर्सनली मुझे तो वो समझ में नहीं आता था ज़्यादा, तो मैंने अपने मॉड्यूल या फिर यूट्यूब से वन शॉट देख लिया था उसका, तो मुझे काफ़ी ज़्यादा कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग बन गई थी, जिससे वो चैप्टर फिर मुझे अच्छे से समझ में आने लगा था। तो तुम लोगों को ज़्यादा समय वेस्ट ना करना पड़े इधर उधर, मतलब दिमाग खराब ना करना पड़े, तो जिन लोगों को समझ में आता है वेल एंड गुड, जिन लोगों ने पहले पढ़ रखा है उन लोगों को समझ में आएगा ऑब्वियसली, लेकिन जिन बच्चों को बिल्कुल नहीं समझ में आ रहा है बायोमोलिक्यूल्स, बायोटेक और इसी तरीके के मॉलिक्यूलर बेसिस और जेनेटिक्स, तो वो लोग चाहे तो यूट्यूब से वन शॉट उसके देख सकते हैं, कंसेप्चुअल क्लैरिटी बन जाएगी, जिससे ज़्यादा समय तक वो रिटेन रहेगा। और इसमें भी वही करना है कि तुम लोगों को चीज़ों को हाईलाइट करते हुए चलना है। और मुझे ये कमेंट डाउन जरूर बताना कि तुम लोगों का बायोलॉजी में सबसे ज़्यादा वीकेस्ट या फिर टफेस्ट चैप्टर कौन सा लगता है, नीचे कमेंट डाउन जरूर करना। फिर उसके बाद बात करते हैं एनसीईआरटी पे। देखो, जैसा कि मैंने कहा 95 to 96% टाइम तुम्हें एनसीईआरटी ही पढ़नी है, लेकिन उन बच्चों के लिए जिनको कुछ चैप्टर्स नहीं समझ में आ रहे हैं, वो लोग चाहें तो यूट्यूब से वन शॉट लेक्चर देख सकते हैं या फिर मॉड्यूल भी देख सकते हैं, और प्रेफरेबली मैं तो यही कहूँगा कि तुम लोग यूट्यूब लेक्चर देख सकते हो, 2-3 घंटे के मैक्स टू मैक्स रहते हैं, उससे तुम्हें अच्छे से समझ में भी आ जाएगा, रिवीजन भी हो जाएगा और तुम्हारे दिमाग में चीज़ें बैठ भी जाएंगी। फिर उसके बाद हमारा सी पॉइंट ये है कि अगर तुम्हारे लेस देन 260 या फिर 250 मार्क्स आ रहे हैं, तो तुम्हें क्वेश्चन प्रैक्टिस, जैसा कि मैंने ऊपर भी बताया था, क्वेश्चन प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा कम कर देनी है और रिवीजन ओनली पे शिफ्ट हो जाना है। बिकॉज देखो, बाकी चीज़ों में ऐसा रहता है कि तुम्हें लॉजिक ढूंढना होता है, केमिस्ट्री, फिजिक्स हो गया, लेकिन इसमें बेसिकली तुम्हारे नंबर कम इसीलिए आ रहे हैं क्योंकि तुमने कहीं ना कहीं वो चीज़ें मेमोराइज नहीं कर पाए हो, भूल गए हो। तो डायरेक्ट अगर तुम वो चीज़ों को पढ़ लोगे, माना कि असर्शन रीजन में थोड़ा लॉजिक होता है, लेकिन तुम्हें अगर एग्जैक्ट पता है कि एनसीईआरटी की लाइन है तो वही सही। तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि तुम लोग क्वेश्चन प्रैक्टिस को कम कर सकते हो और रिवीजन ओनली मोड पे भी शिफ्ट हो सकते हो। फिर उसके बाद हमारे लास्ट 5 डेज आते हैं। अब तुम लोगों को प्योरली मॉक टेस्ट पे शिफ्ट कर जाना है और लास्ट 10 ईयर्स के पीवाईक्यू भी तुम लोग सॉल्व कर सकते हो। मॉक टेस्ट दो, एनालाइज करो मिस्टेक्स और उन्हीं टॉपिक को स्पेसिफिकली रिवाइज करो जहाँ पे गलती ज़्यादा हो रही है। अब तुम लोगों को पूरा पूरा चैप्टर रिवाइज करने की बार बार ज़रूरत नहीं है, तुम लोगों को बेसिकली इतने कम समय में अब तुम लोगों को स्पेसिफिक रिवीजन करना चाहिए, ताकि तुम लोग वो सारे टॉपिक्स स्ट्रॉन्ग कर सको जहाँ से तुम्हारे एमसीक्यू में गलतियाँ हो रही हैं। और देखो, बाकी चीज़ों के लिए भी रिवीजन बचेगा, तुम लोग 5 से 6 घंटे अपने मॉक टेस्ट में लगा सकते हो, एनालिसिस वगैरह कर सकते हो। फिर उसके बाद जो भी तुम लोग पास 6-7 घंटे बच रहे हैं उसे तुम फिजिक्स या फिर केमिस्ट्री रिवीजन में भी लगा सकते हो। तो देखिए यार, जैसा तरीका मैंने बताया है उससे तुम लोगों के पास बायोलॉजी रिवीजन करने का भी समय निकल जाएगा और बाकी चीज़ों के लिए भी कहीं ना कहीं इतना समय निकल जाएगा कि जैसे फिजिक्स और केमिस्ट्री भी तुम लोग रिवाइज कर सकते हो। जैसा कि मैं अपने हर एक वीडियो में बताता हूँ, ये अगले 15 दिन अब तुम्हारे ऊपर डिपेंड करते हैं
कि तुम्हें एक गवर्नमेंट सिलेक्शन लेना है या फिर से ड्रॉप लेना है। उन 1% बच्चों में आना है जहाँ पे सिलेक्शन होता है या फिर नहीं। तो यार देखो, जो भी चीज़ें मैंने तुम लोग बताई हैं उसे एज इट इज़ फॉलो करना और एक गवर्नमेंट सिलेक्शन ज़रूर लेना। और बाकी यार तुम लोगों को अगर इस वीडियो से रिलेटेड या फिर जो भी डाउट हो कमेंट डाउन ज़रूर कर देना। आई रिप्लाई एज सून एज पॉसिबल। और वीडियो अच्छी लगी हो तो एक लाइक ज़रूर करना। और मेरे से ऐसे ही जुड़े रहने के लिए अपनी नीट की प्रिपरेशन में चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हो। और बाकी टिल देन बाय।